हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। तो कैसे हो बेटा आप सभी? मेरी वॉइस और मेरी वीडियो अगर जो आप लोगों को क्लियर आ रही हो तो एक बार जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। फिर उसके बाद में आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाक से कंफर्म कर देंगे। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों से सॉरी कि पिछले वीक हम लोगों की क्लासेस नहीं हो पाई हैं। उसके लिए आप लोगों से तहे दिल से मैं माफी मांगना चाहूंगा, सॉरी फॉर डेट। उसके पीछे का रीजन ये था कि 2 दिन तो जन्माष्टमी के थे, तो उन 2 दिनों निर्जल उपवास था, है ना। यानी कि एक दिन था, एक दिन जन्माष्टमी के फंक्शन की तैयारी करनी थी, तो 2 दिन वहां पर बिजी थे। उसके बाद में दूसरी चीज जो है, आप लोगों के जो क्लासेस 2 दिन तो यहाँ पर चले गए, उसके रिमेनिंग जो डेज गए हैं वो जो मेरी ग्रैंड मदर है यानी कि जो मेरी दादी है, उनकी तबीयत अचानक से बेहद ज़्यादा खराब हो गई थी। उनके मुंह से अचानक से बबल्स आने स्टार्ट हो गए एंड यानी कि एक तरीके से झाग आने स्टार्ट हो गए, और उनका जो टेम्परेचर था वो 106 डिग्री चला गया सडनली, और हाई फीवर, और वो अनकॉन्शियस कंडीशन में चली गई थी। तो दैट्स वाई उस सब चीज़ों की वजह से आप लोगों की पिछले वीक क्लासेस नहीं हुई है। मेनली रीज़न ये था। सैटरडे में आप लोगों की क्लास होनी थी। आप लोगों को टाइमिंग भी मैंने ग्रुप में और नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म करवाया था, बट मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं क्लास ले पाऊँ, क्योंकि मेंटली भी यहाँ पर खड़े होकर के आपके लेक्चर्स का जवाब देना, तो आपके क्वेश्चंस रहते हैं उनका आंसर करना, तो वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो डेट्स वाई फिर मैंने उसके बाद में क्लास उस दिन की कैंसिल करा दी थी। तो अब से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे क्लासेस, अभी वो ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है। मुझे पता है बेटा वो टॉपिक रह गया है। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। टेंशन मत लो। वो टॉपिक रह गया, मुझे पता है। ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक 2 मिनट के टॉपिक है वो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस इतना ज़्यादा देखने को मिलता भी नहीं है, और वो 2 मिनट का टॉपिक है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। उसको मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। वो मुझे पता है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, उसके ऊपर तो अभी वो टॉपिक रह गया है ना। मेटा पैरा ऑर्थोस पोजीशन के ऊपर बात होनी है, उसके अंदर कुछ नहीं। चलो, चलिए। तो आज की क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग जितना हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा है उस सारी चीजों को वन शॉट में रिवीजन करेंगे, और सारी चीज आज एक बार के में कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर द टुडे सेशन? यस और नो? राइट डाउन एंड चैट सेशन फटाक से। हाँ बिल्कुल, शी विल बी फाइन। अब थोड़ा सा कल और इशू हो गया था, बट अब ठीक है, क्योंकि जब एज हो जाती है तो टेंशन ज्यादा हो जाती है। जल्दी से बोलो। यस 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 यस, ओके। तो उसी जोश के साथ में पढ़ेंगे भाई, है ना। और कोई भी बच्चा यहाँ पर मुझे फालतू के चैट तो वैसे तो आप लोग करते नहीं हो, बट चैट सेशन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। और आप लोगों की एक शिकायत भी आई है मेरे पास में आप सभी बच्चों की, तो वो भी बताऊंगा। पहले हम लोग वन शॉट रिवीजन कर ले। तो हम लोगों ने बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड सेमेस्टर को स्टार्ट किया था। फर्स्ट यूनिट हमारी बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था भाई? मैं जस्ट आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा भाई, रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि मैं इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा हमारा बेंजीन क्या होता है। बेंजीन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर के बारे में, कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हक्कल रूल, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अपने एरोमेटिसिटी के बारे में। फिर हमने रिएक्शन ऑफ बेंजीन देखा था, इसके अंदर हम लोगों ने हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडल क्राफ्ट एकाइलेशन इन रिएक्शंस के बारे में बात की थी। आफ्टर डेट हम लोगों ने क्या देखा था हमारा? हम लोगों ने बात की थी स्ट्रक्चर एंड यूजेज, जिसके अंदर हम लोगों ने डीडीटी, बीएससी, सैक्रिन और क्लोरामाइन, इन चार के बारे में बात की थी। ये सारी चीजें हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं कि बेंजीन आखिर होता क्या है, तो बेंजीन क्या है? हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके पास में 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं।
कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है एक छोड़कर एक, और 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, यानी कि एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से हमारा बेंजीन रहता है। बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है उनकी पोजीशन कुछ भी फिक्स नहीं होती, या फिर बोला जाए तो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती। दैट्स वाई हम लोग बेंजीन के अंदर इस प्रकार से सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कि डबल बॉन्ड हाई ऑसिलेशन पर मूव करते हैं। जैसे कि इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फैन, पंखा। पंखे की पंखड़ी जब घूमती है तो हमें ऐसा दिखाई देता कोई गोल चीज है यहां पर। ऐसे हमारे क्या है बेटा, तीनों डबल बॉन्ड जो कि कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर हैं, वो बेंजीन के अंदर हाई ऑसिलेशन पर मूव करते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा था नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन के अंदर हम लोगों ने मोनो सब्स्टिट्यूट, नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का नाम तो बेंजीन है, उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। बट जो हमारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनका हम लोगों ने नोमेनक्लेचर देखा था, जहां पे हम लोगों ने बात की थी मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में हमने 3 प्रकार की नेमिंग देखी थी। पहली नेमिंग की बात करूं, जहां पर हम लोग नेमिंग कर रहे थे, जहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बेंजीन के साथ में अटैच था उसका नाम हम लोग एज एन प्रीफिक्स के तौर पर लिख रहे थे, और बेंजीन हम लोग बाद में लिख रहे थे। लाइक जैसे बेंजीन रिंग पर हमारा क्या अटैच है, Br अटैच है, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो बेंजीन। इसी तरीके से हमारा दूसरा नोमेनक्लेचर आया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी क्या, कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे और बेंजीन को पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा N2Cl जैसे यहां पर अटैच है, इसका नाम हम लोगों ने क्या लिखा था, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको डाइअजोनियम क्लोराइड को हम लोगों ने बाद में लिखा और बेंजीन को पहले लिखा। इसके बाद में मोनो सब्स्टिट्यूट के अंदर हमने तीसरी नेमिंग देखी, जो कि हमारी क्या थी, कि कुछ हमारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव ऐसे होते हैं जिनके खुद के स्पेशल नेम होते हैं। लाइक हमारा क्या है, टोलविन, एनिलीन, ये सब हमारे क्या है बेटा, ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका खुद का स्पेशल नेम है। लाइक हमारा एनिलीन, एनिसोल, टोलविन। ओके, आगे मूव करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर डाई सब्स्टिट्यूटेड भी देखा था और पॉली सब्स्टिट्यूटेड भी देखा था। डाई सब्स्टिट्यूटेड जहां पर हमारा आ रहा था कि बेटा ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कि हम लोग कोई भी चीज को स्किप नहीं करेंगे। ऑर्थो मेटा पैरा क्या चीज थी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा क्या था भाई, हमारी ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट यहां पर आकर के अटैच हुआ, तो इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोल रहे थे, इसको मेटा और इसको पैरा। इस वाली पोजीशन को ऑर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा। तो हमारा जो नंबरिंग निकल करके आ रही थी मेटा पोजीशन की, वो क्या थी, 1 3, ऑर्थो की 1 2 और पैरा की 1 4। अगर जो इन पोजीशन पर जो हमारा अटैच है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। लाइक अगर जो हमारा क्या है, 2 Br ग्रुप, एक Br यहां पर और एक Br यहां पर अटैच है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, मेटा ब्रोमो बेंजीन। इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। इस मेटा ने हमें क्या बता दिया कि हमारा क्या है, Br ग्रुप हमारी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर अटैच है। ओके, चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव की नेमिंग की थी। ऐसे हमारा पॉली सब्स्टिट्यूटेड वाला था, जहां पर हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, जिसको जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसके बेसिस पर हम लोगों ने नेमिंग की थी। ठीक है, चलिए, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, बिल्कुल सही बात है। मैंने डाई नहीं लिखा था क्या, डाई लिखा था, नहीं लिखा था। मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन ये भी लिख सकते हो, मेटा ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन हमें पता है, यानी कि उस पोजीशन पर हमारा ब्रोमो ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, नेमिंग की बात हो गई। इसके बाद में बात करें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा, इसके नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में हमारा क्या था बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में हम लोग बात कर रहे थे कि जो बेंजीन है हमारा, उसके पास में 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। वहीं जो बेंजीन जिसका डेरिवेटिव है, यानी कि बेंजीन भी किसी का डेरिवेटिव है, बेंजीन किसका डेरिवेटिव है, साइक्लोहेक्सेन का, जिसके पास में 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से हमें यहां से यह पता लगता है कि बेंजीन क्या एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है,
और उस बेंजीन को अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रूफ करने में हमारे कॉन्सेप्ट या फिर तीन हमारे ऐसे प्रूफ थे जो कि ये बता रहे थे कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। उसमें पहला प्रूफ ये था कि जब बेंजीन के हम लोग हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा रहे थे तो वहां से हमारा क्या बन रहा था बेटा, वहां से हमारा बन रहा था साइक्लोहेक्सेन। वहां से हमारा क्या बन रहा था, साइक्लोहेक्सेन। ये रिएक्शन हमारी निकेल या प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारी हो रही थी 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद में जो हमारी सेकेंड रिएक्शन थी वो क्या थी कि जब हमारा बेंजीन रिएक्शन कर रहा था 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन यानी कि Cl2, तो वहां से हमारा किसका फॉर्मेशन हो रहा था, वहां से हमारा हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, वहां से हमारा बन रहा था BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि C6H6Cl6। उसके बाद में तीसरी रिएक्शन जो थी वो क्या थी बेटा, जब बेंजीन हमारा क्या किससे रिएक्शन कर रहा था, ओजोन से, और वहां से क्या बन रहा था हमारा ट्राई ओजोनाइड यानी कि C6H6O9 का फॉर्मेशन हो रहा था ट्राई ओजोनाइड का। तो ये तीनों रिएक्शंस ये प्रूव कर रही थी कि बेंजीन के पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, वो भी 3, और जिस कंपाउंड के पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं यानी कि वो क्या होता है, एल्कीन होता है, और एल्कीन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये बात हम लोगों को पता है। बट बेंजीन क्या है कि बेंजीन को दूसरे लोगों ने तो ये प्रूव कर दिया कि ये अनसैचुरेटेड है, बट बेंजीन गला फाड़ फाड़ के ये बोलता है कि मैं एक सैचुरेटेड कंपाउंड भी हूं। उसके लिए बेंजीन 2 हमारे प्रूफ सामने रखता है। वो क्या है, सबसे पहला प्रूफ ये रहता है कि बेंजीन ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इसका मतलब जो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं वो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी इजीली शो करते हैं, यानी कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बट बेंजीन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर जो बेंजीन अनसैचुरेटेड होता तो वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता, बट बेंजीन ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। यहां की हम लोग अगर जो हाईली ऑक्सीडाइज एजेंट यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ में भी बेंजीन का अगर जो ऑक्सीडेशन कराए तो भी बेंजीन ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता एंड बिहेव करता है लाइक अ सैचुरेटेड कंपाउंड। दूसरी प्रॉपर्टी बेंजीन की कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, बेंजीन शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक अ सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये दो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बेंजीन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो बेंजीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों चीजें बेंजीन के पास में रहती है। तो बेंजीन को इसी वजह से मैं बोलता हूं क्या, एक मिस्टीरियस कंपाउंड है, यानी कि एक क्या है, एक चमत्कारी पदार्थ है या फिर एक मैजिक वाला पदार्थ है कि जो सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड भी, जो डबल बॉन्ड होते हुए भी यानी कि एल्कीन होते हुए भी जिसको सैचुरेटेड प्रॉपर्टी की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सैचुरेटेड प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की इन प्रॉपर्टीज इन प्रूफ्स के बाद में हम लोगों ने बात की कि कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हमारे फ्रेडिश ऑगस्ट कोकले सर हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन का एक स्ट्रक्चर दिया था 1865 में, उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम रखा कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इनका नाम क्या था, फ्रेडिश ऑगस्ट कोकले। 1865 में इन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया। इन्होंने क्या बताया कि बेंजीन के पास में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं और हर एक कार्बन आपस में अटैच रहता बाय द हेल्प ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है। कोकले सर ने अपने स्ट्रक्चर के बारे में ये बताया, और कोकले सर ने ये भी बोला कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की पोजीशंस फिक्स रहती है। बट कोकले सर की इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या उठे बेटा, सवाल उठे, ऑब्जेक्शन उठे। ऑब्जेक्शन क्या क्या उठे कि कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को नहीं दर्शा रहा है। कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो सेम रहता है, उसको नहीं दर्शा रहा है। जो बॉन्ड लेंथ रहती है बेंजीन के अंदर वो इक्वल होती है, वो नहीं दर्शा रहा है। तो ये सभी के सभी ऑब्जेक्शंस कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के ऊपर उठे। ये भी ऑब्जेक्शन उठा कि कोकले सर ने क्या बोला था कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स रहती है, बट जब एक्सरे डिफ्रैक्शन में देखा गया तो बेंजीन के अंदर एक चीज हाई ऑसिलेशन में घूमती दिखाई दी। जब उसको हम लोगों ने देखा तो वो क्या थे, डबल बॉन्ड हाई ऑसिलेशन पर बेंजीन रिंग के अंदर घूम रहे थे। तो जिसी वजह से हमारा क्या है, कोकले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फेल हो गया। उसके बाद में कुछ साल बाद लगभग 1923 के लगभग में कॉन्सेप्ट आया जो था हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।
रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में क्या उठाए गए, हमारे दो कोकले सर के स्ट्रक्चर उठाए गए और जिसमें यह दिखाया गया कि ए और बी उन दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशंस को क्या कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया गया और फाइनली ये हाई ऑसिलेशन वाली स्ट्रक्चर दिखा दी गई डबल बॉन्ड की। तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ने सभी की सभी प्रॉपर्टीज को फुलफिल किया एंड आफ्टर दैट अभी तक हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहां पर हमारा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बना और बॉन्ड लेंथ 1.38 एंगस्ट्रॉम या फिर 39 एंगस्ट्रॉम की हम लोगों को दिखाई दी इक्वली। ओके, नेक्स्ट हमारा रहता है बेटा एरोमेट्रिसिटी एंड हक्कल रूल। अब एरोमेट्रिसिटी एंड हक्कल रूल की क्या कहानी, पुराने टाइम की एरोमेट्रिसिटी की बात की जाए तो पुराने टाइम में एरोमेट्रिसिटी का मतलब क्या था कि जो भी कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहेगा वो एरोमेटिक और जो ओपन चेन रहेगा वो नॉन एरोमेटिक। बट ये डेफिनेशन बहुत सारे कंपाउंड में फुलफिल नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर रख रहे थे पर फिर भी वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते थे। बट ड्यू टू दिस डेफिनेशन की जो साइक्लिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, इस वजह से उनको भी एरोमेटिक बोलना पड़ता था। अब ये चीज हक्कल सर को हमारे पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इसके लिए कुछ रूल्स बना दिए और उन्होंने बोला कि जो कंपाउंड इन रूल्स को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा और जो कंपाउंड इन रूल में से एक भी रूल को अगर जो फॉलो नहीं करता है वो नॉन एरोमेटिक या फिर अन एरोमेटिक होगा। तो वो चार रूल क्या क्या थे? पहला रूल उन्होंने क्या दिया कि जो हमारा कंपाउंड है वो फ्लैट और प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। दूसरा, जो वहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो अबाव एंड बिलो द प्लेन होने चाहिए। तीसरा, कि हमारा जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चर वो क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई रूल को फॉलो करने चाहिए, जहां पर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 ये हो सकती है। इसके बाद में फोर्थ रूल उन्होंने क्या बोला, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंट्रैप होने चाहिए हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर। ये चार रूल उन्होंने दिए और जो कंपाउंड इन रूल्स को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक और जो नहीं करते हैं वो नॉन एरोमेटिक। अब बच्चों यहां तक की कहानी सभी लोगों को क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में यस लिख दो दिल के साथ। अरे कौन सी क्लास, क्या हो गया भाई? भाई आज माइक्रो की क्लास नहीं हुई थी, काहे झगड़ रहे हो? नहीं हुई थी क्लास यार, नहीं हुई थी भाई आज क्लास, क्यों झगड़ रहे हो? ठीक है, चलिए, अकल सर का भी रूल आप लोगों को क्लियर हो गया। अरे आ जाए यार, ड्रामा दिखाता रहता है। बसंती आजकल बात नहीं मान रही हमारी। कोई बात नहीं, किसी दिन बसंती को उड़ा देना। अब आगे आ जाता है बेटा हमारी बात ओके ओके ओके, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी। चलिए अब आगे हमारी बात आ जाती है बेटा रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब रिएक्शन ऑफ बेंजीन क्या होता है बेटा, हमारी बेंजीन रिएक्शन करेगी, है ना, जहां पर हमारे सिलेबस के अंदर 5 रिएक्शन दिया। पहली रिएक्शन हमारी क्या, सल्फोनेशन, फिर नाइट्रेशन, हमारा हेलोजिनेशन, फिडेलक्राफ्ट एकाइलेशन और फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ये 5 रिएक्शन हमारे सिलेबस के अंदर दिए, जहां पर हम लोगों ने पहले बात की थी हमारी क्या, कॉनकार्ड रिएक्शन के बारे में, जो कि सिंगल स्टेप होते हैं जहां पर हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और दूसरी हम लोगों ने बात की थी 2 स्टेप में, जहां पर हमारा सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन पहले स्टेप में हो रहा था यहाँ पर। और जिस स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है वो स्टेप स्लो होता है और जो स्टेप रिएक्शन के अंदर स्लो होता है वो ही स्टेप RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हमारी कोई कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में भी होती है और कोई कोई रिएक्शन हमारी डबल स्टेप यानी कि 2 स्टेप में भी होती है। ओके, इसके बाद में हम लोगों ने बात की थी हमारी सल्फोनेशन के बारे में, जहां पे हमने सबसे पहले किसका जनरेशन किया था बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किया था। सल्फोनेशन की अगर जो हम लोग रिएक्शन की बात करें, राजू कहां गया? चलिए एक मिनट,
एक मिनट बेटा, हमारा तो कर्सर ही भाग गया यार। एक मिनट रुको, होल्ड करेंगे भाई, एक मिनट रुक जाओ। कर्सर ही चला गया। आ गया। मैं बोला ना, बसंती ड्रामा दिखाती है आजकल। सल्फोनेशन में बेटा हमारा क्या होता है, बेंजीन हमारी रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, H2SO4 के साथ। ठीक है। और प्रेजेंस भी किसकी रहती है बेटा, प्रेजेंस भी रहती है H2SO4 की। और यहां से हमारा रिमूव आउट क्या होता है, देखो HSO4 जाकर के इसके बेंजीन रिंग के साथ में वाइंड अप होता है SO4H। और बेटा दूसरी चीज, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां है, और ये सॉरी SO3 आएगा बेटा, इसको SO3H करो, SO3H। एक ऑक्सीजन यहां पर बचा, एक हाइड्रोजन यहां पर है, और एक हाइड्रोजन वहां से निकले, और क्या निकल जाएगा, H2O यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन रहती है सल्फोनेशन की। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया, यानी कि क्या हमारा H2SO4 H2SO4 के साथ में हमारा यहाँ पर क्या होगा, आपस में कोरिलेशन होगा, जहां से हमारा SO3 है ना, HSO4, इस तरीके से हमारे क्या है, कंपाउंड्स हमारे यहाँ से रिमूव होंगे। आफ्टर डेट हमारा सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, है ना, जो हमारा SO3 बना था फर्स्ट स्टेप में, वो हमारा बेंजीन रिंग के पास में आएगा, है ना, और बेंजीन रिंग के पास में आने के बाद में SO3 नेगेटिव जाकर के बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा HSO4 बना था, वहां से हाइड्रोजन जाकर के SO3 नेगेटिव के पास में जाएगा, और SO4 ऐसे ही रिमूव आउट हो जाएगा। देन फाइनली हमारा जो H3O पॉजिटिव है ना, जो हमारा रिमेनिंग यहाँ से जब हम इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर रहे थे, वहां से क्या होगा, हमारा H हमारा किसके पास में जाएगा, किसके पास में जाएगा बेटा, कहां पर जाकर के अटैच होगा, अरे जो हमारा SO4 बचा है ना, उसके पास में जाकर के अटैच होगा, और एक हाइड्रोजन हमारा बेंजीन से रिमूव हुआ है, तो वो दोनों आपस में अटैच होकर के H2SO4 को रिमूव कर देंगे, और H3O पॉजिटिव में से अगर जो H निकला तो क्या बचेगा बेटा, H पॉजिटिव निकलेगा तो क्या बचेगा, H2O बचेगा। यही हमारी रिएक्शन होती है। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं। हमारा क्या आ जाता है बेटा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमारा क्या रहेगा, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वही सारे स्टेप रहेंगे। ठीक है, हमारा HNO3 और हमारा H2SO4, वहां पर बेंजीन रिंग के साथ में मैं रिएक्शन लिख करके बता देता हूं कैसे होगी। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट मैकेनिज्म बताया हुआ है, बार बार बताने की कोनो आवश्यकता ना ही है, अभी एक हफ्ते पहले की बात है। HNO3 के साथ में रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, है ना, और यहां से बनेगा क्या भाई, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, यानी कि बेंजीन के साथ में आकर के अटैच हो जाएगा NO2, और यहां से एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन ये रहा, और एक ऑक्सीजन निकला, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यही हमारा क्या होता है, नाइट्रेशन होता है। बात क्लियर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे हमारा आ जाता है बेटा क्या, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हमारा क्या रहता है, बेंजीन रिंग हमारी रिएक्शन करती है, बेंजीन रिंग हमारी रिएक्शन करती है हेलोजन के साथ में, और यहां से हमारा क्या बनता है बेटा, हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर के अटैच हो जाता है क्या, हमारा हेलोजन, और यहां से हाइड्रोजन रिमूव होकर के हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि क्या, हमारा हाइड्रोजन हेलोजन एसिड हमारा यहां से फॉर्म होता है। ओके, ये हमारा क्या है बेटा, हेलोजन एसिड, और यहां से क्या है बेटा, हमारे क्लोरोबेंजीन, यानी कि हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारे यहां से बनती है। इतनी बात सभी को क्लियर है, यस और नो। वाटर रिमूव होगा HSO4 के पास, हाँ जी बिल्कुल सही बात, सुबह और शाम एक भी नहीं हुई थी क्या, भाई सुबह को तो हुई थी यार। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेरी गुड बेटा। हेलो एरिन की फॉर्मेशन होती है, हेलो एरिन, हाँ हेलो एरिन, बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत, यस और नो बटाक से बोलेंगे भाई, जल्दी बोल दो बेटा, तब तक हम एक बार स्कोर देख लेते हैं। पाकिस्तान के 3 विकेट हो गए 62 रन पे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वाह। अरे एक बात बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर जो समझ में आ रहा है, जितने बच्चे इस क्लास में हैं, फटाक से दिल भेजेंगे चैट सेशन में भाई,
अगर जो समझ में आ रहा है तो जितने बच्चे इस क्लास में हैं फटाक से दिल भेजेंगे भाई चैट सेशन में, जल्दी से। फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में बात करेंगे। वाह, चलो भाई। अब देखो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या था, हमारी बेंजीन रिंग रिएक्शन करती है किसके साथ में? बेंजीन रिंग हमारी रिएक्शन करती है एल्किल हैलाइड के साथ में, राइट, आर एक्स के साथ में। यहां से क्या होता है हमारा, ये ऊपर जाकर के अटैच होगा, है ना, ये हमारा ऊपर जाकर के अटैच होगा, और ये प्रेजेंस किसकी रहेगी बेटा, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी भाई। ये आर यहां पर आकर के अटैच होगा, एक हाइड्रोजन लिख लेगा, और यहां से आर एक्स यानी कि क्या हमारा, क्या है, हेलोजन एसिड यहां से हमारा रिमूव आउट होगा, और यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारी बनेगी। जैसे CH3 आकर के अटैच हो गया यहाँ पर मिथाइल बेंजीन C2H5, मिथाइल बेंजीन C3H7, प्रोपाइल बेंजीन HU20। ओके, ये हमारा होता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। अब दूसरी रिएक्शन आ जाती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन में क्या होता है भाई, बेंजीन रिंग हमारी कीटोन के साथ में रिएक्शन करती है, ऐसे कुछ है क्या, बेंजीन रिंग हमारी कीटोन के साथ में रिएक्शन करती है, और जहां से हमें किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, या फिर कीटोन सब्स्टिट्यूटेड का फॉर्मेशन होता है, बताना जरा। बेंजीन रिंग कीटोन सब्स्टिट्यूटेड का फॉर्मेशन करती है या फिर कीटोन के साथ में रिएक्शन करती है, बताओ जल्दी से। सर मुझे दिख नहीं रहा यार, भाई चश्मा देखो मैं नहीं लगवा सकता, देखो चश्मा मेरे को लगा हुआ है, जा करके जाओ आंखों वाले चश्मे ही चश्मे लगे होंगे उनको दुकान के बाहर, उससे जा करके टेस्ट करो। जल्दी बोलो, क्या होगा, कीटोन डेरिवेटिव बनेगा या कीटोन डेरिवेटिव से रिएक्शन करेंगे? किसी को याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है। अरे यार भाई, यहां से एसिटोफिनोन बन रहा था हमारा, याद नहीं रहा क्या, COCH3 बन रहा था, एसिटोफिनोन, याद है? एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, एरोमेटिक कीटोन बनाते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेंगे, और वो एसिड क्लोराइड कौन सा रहेगा, कीटोन के साथ रिएक्शन, गधे कीटोन डेरिवेटिव बनेगा ये रहा। एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो आप लोग, यहां पर COCH3, COCH3 O COCH3, इस तरीके से, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, इसके साथ में रिएक्शन करेंगे एसिटोफिनोन बनेगा हमारा, ठीक है, यही बन रहा था ना। और यहां से रिमूव आउट क्या होगा, देखो COCH3 जाकर के अटैच हो गया, यहां से हाइड्रोजन लिख लो, और COO तो क्या लिख लेगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड बाहर आ गया। ये इतनी इजी इजी सी रिएक्शन है बेटा, ये भी नहीं याद रहेगा तुम लोगों को, बताओ, ये तो बड़ा दुख का विषय है भाई। कीटोन डेरिवेटिव बाहर लिख लेगा, एसिडिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये बेंजीन है, ठीक है, ये हमारा क्या एसिटोफिनोन बना, और ये हमारा एसिटिक एसिड है। कैसे बना ये तो समझ में आ गया होगा ना, देखो ये COCH3 जाकर के अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ये CH3 COO और जो H बना दिया एसिटिक एसिड, ठीक है, क्लियर। चलो, इसका मैकेनिज्म कंप्लीट देख लेना आप लोग खुद से। अब देखो मैंने ये यहाँ पर स्लाइड बनाई हुई है, देखो सब्स्टिट्यूएंट एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन, सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, ये बस थोड़ा सा है, ज्यादा कुछ पोर्शन नहीं है इसमें, बस ये इतने में खत्म हो गया, ये कुछ इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में तुम्हें देखो ये चीजें पढ़नी है बेटा, इधर आ जाओ, देखो इसको मैं बता देता हूँ, यहीं पर ही बता दूं, यहीं पर ही बता देता हूँ, आ जाओ। देखो
बेंजीन है 6 हाइड्रोजन विच ऑल आर इक्वल। देखो बेंजीन के पास में 6 हाइड्रोजन रहते हैं जो सभी के सभी इक्वल होते हैं, सभी को पता है। इफ वी रिप्लेस एनी वन हाइड्रोजन एटम बाय अ सब्स्टिट्यूएंट इट गिव्स अ मोनो सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव। अब देखो ये बात तो सभी को पता है भाई कि अगर जो हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और किसी सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन डेरिवेटिव बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। When monosubstituted benzene is converted into disubstituted, then 3 isomer ortho meta para are possible। अब देखो अगर जो हम लोग जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव बना है ना, अगर जो हम इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी बेंजीन रिंग में पॉसिबिलिटी है कि पैरा, ऑर्थो, मेटा इनमें से किसी एक पोजीशन पर जाकर के वो अटैच होगा, है ना भाई। देखो अगर जो ये हमारी बेंजीन रिंग है बेटा, राइट, और इसकी इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आकर के अटैच हो गया तो इस सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर ही तो सेकंड पोजीशन ऑर्थो होगी, थर्ड मेटा होगी और फोर्थ पैरा होगी, है ना। ऐसे तो हम लोग किसी को ऑर्थो मेटा पैरा नहीं बोल सकते जब तक सब्स्टिट्यूएंट नहीं आया। यानी कि जब डाई सब्स्टिट्यूट यानी कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आकर के अटैच होगा वो या तो ऑर्थो पर आएगा या मेटा पर आएगा या फिर पैरा पर आएगा, है ना। बात क्लियर है, यस और नो? चलिए इतनी बात तो सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द ओरिएंटेशन। अब हमारी जो इफेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट का वो क्या होगा? देखो, अ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द रिमेनिंग 5 पोजीशन इन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखो जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 5 पोजीशन खाली पड़ी है क्योंकि एक पोजीशन तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ने घेर ली ऊपर वाली। अब जो 5 पोजीशन है, अब उन 5 पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पर आकर के हमारा वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है ना। हाँ, कीटोन डेरिवेटिव। The position 2 and 6 are equivalent and give ortho product। अब जो हमारी सेकंड और सिक्स पोजीशन है बेटा वो क्या करती है बेटा? हमें ऑर्थो प्रोडक्ट देती है। कैसे? देखो मैं यहां पर बेंजीन रिंग बना देता हूं। अब देखो बच्चे, ये हमारे क्या सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ, यहां पर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर आएगा तो ये ऑर्थो है, और इसके जस्ट सामने वाले भी क्या होते हैं बेटा? ऑर्थो होती है। अब आप ऐसे काउंट करोगे तो ये सेकंड पे ऑर्थो, और ऐसे काउंट करोगे तो इधर से भी सेकंड पे ऑर्थो, और ऐसे घूम के आओगे तो ये सिक्स्थ बैठेगा, और ऐसे घूम के आओगे तो ये सिक्स्थ बैठेगा। आगे देखो, एंड पोजीशन 3 एंड 5 आर इक्वलेंट एंड गिव मेटा प्रोडक्ट। अब देखो जो थर्ड पोजीशन है और जो बेटा फिफ्थ पोजीशन है वो क्या देती है? मेटा प्रोडक्ट देती है। और जो फोर्थ पोजीशन है वो क्या देते हैं बेटा? पैरा प्रोडक्ट, या फिर फर्स्ट और फोर्थ को हम लोग पैरा भी बोल सकते हैं। देखो पोजीशन 4 इज अनइक्वल एंड गिव पैरा प्रोडक्ट। फोर्थ पोजीशन क्या देती है? पैरा प्रोडक्ट। ये सारी चीजें हमें पता है, बस मैंने क्या बोला था कि एक या दो चीजें जो आपको बस बतानी है, ठीक है। दीज आर 2 ऑर्थो, 2 मेटा एंड 1 पैरा सब्स्टिट्यूशन विद रेस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अब देखो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट पहले से प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा पोजीशन खाली है जिस पे जाकर के हमारा जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो अटैच हो सकता है ना। 2 ऑर्थो है, 2 मेटा है और बेटा 1 पैरा पोजीशन। ओके, on the basis of directive influence of groups all the group can be divided into 2 classes। अब देखो बेटा जो हमारे क्या है ग्रुप्स होते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आकर के अटैच होते हैं तो हमारे ग्रुप्स वो बेटा 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। वो कौन कौन से? एक ग्रुप हमारा अटैच होगा ऑर्थो और पैरा पर, और दूसरा ग्रुप अटैच होगा मेटा पर। क्या बोला मैंने? एक ग्रुप आकर के अटैच होगा ऑर्थो और पैरा पर, और दूसरा ग्रुप आकर के अटैच होगा मेटा पोजीशन पर। कैसे कैसे क्या होगा? आ जाओ अब वो दिखा देता हूं मैं आपको। देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मैंने क्या बोला? ऑर्थो और पैरा पर एक ग्रुप आकर के अटैच होगा और एक किस पर आकर के अटैच होगा बेटा? मेटा पर। ऑर्थो पर कौन कौन से अटैच होगा? जैसे हमारे क्या है एल्काइल, फिनाइल, हेलोजेंस, हमारा हाइड्रोक्सिल, एल्कोक्सी, अमाइनो, एनिलिन, ये सब हमारे कहां पर अटैच होंगे बेटा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। मेटा पर हमारे अमोनियम आयंस, नाइट्रो, साइनो, एल्डिहाइड, कीटोन्स, है ना, हमारे कार्बोक्सिलिक, ये सब हमारे कहां पर आकर के अटैच होंगे बेटा? मेटा पोजीशन पर। यानी कि अब आपको याद रखना है अगर जो कोई कीटोन है तो कीटोन को हमें कहां पर अटैच करना है बेटा? मेटा पोजीशन पर। वही अगर जो हमारा कोई अमाइनो ग्रुप है तो उसको हम लोग पैरा या फिर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते, देखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है? अभी तक की जितनी बात बताई बच्चे क्लियर है सभी को? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन एक बार फटाक से, जल्दी बोलो बेटा। अभी तक जितनी बात आप लोगों को बताई है सभी बच्चों को ये बात अगर जो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई, जल्दी से भाई, एक बार जल्दी से बोल दो बेटा।
जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा अब समझ लगा, जब हमें रेजोनेंस की थी तब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आया था। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे ना बेटा, तो वहां पर क्या है, अब अगर जो देखो क्या होता है, जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपका जब आप ऑर्थो पैरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो तो वहां पर आपको यहाँ पर चार्ज, फिर यहाँ पर नेक्स्ट में, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट में, इस तरीके से तीन पोजीशन पर चार्ज को रोटेट करना पड़ता है। जब आप मेटा पोजीशन पर देखोगे तो आपको खाली दो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, एक बार यहाँ पर चार्ज दिखाओगे और नेक्स्ट में यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मेटा दो ही पोजीशन है और ऑर्थो पैरा तीन पोजीशन है। तो वो रिलेशन समझ में आ रहा है कि क्यों करते हैं ऐसा? क्यों पंकज, क्यों बेटा, समझ में आ रही है? यहां पर अगर जब आप इन तीन इनके रेजोनेंस बनाओगे तो ये तीन बनेंगे और फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, और इसके जब आप बनाओगे तो दो बनेंगे और फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे होता है ये? क्योंकि ये बेटा हमारी दो ही पोजीशन पर है और हमारे पैरा और ऑर्थो क्या है, गठबंधन वाली सरकार है, ये तीन पोजीशन पर रोटेट करते हैं। यस और नो बच्चों? चलो आ जाओ। तो यही चीज यहां पर बोली गई बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्सेप्ट एल्काइल एंड फिनाइल contain one or more pair of electrons on the atom and these electron interact with n electrons of the benzene and increase the electron density। यहां से क्या होगा बेटा, जो हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और इनके पास में कैपेसिटी हो जाएगी, ये क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई क्या होगा बेटा, बेंजीन के ऊपर इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ठीक है, hence the benzene ring gets activated for further electrophile substitution। तो इसी वजह से क्या होगा बेटा, जो बेंजीन रिंग है हमारी वो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास में भाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, तो वो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अगले के लिए भी तैयार हो जाएगी। भाई जैसे एक बात बताओ, जैसे आज इंडिया का मैच हो रहा है ना, अब कल भी मैच होगा, अब भाई टीम में सब लोग फिट है तभी तो कल भी मैच खेल पाएंगे, वरना अगर जो आज किसी को चोट लग जाए तो क्या वो कल के मैच में खेल पाएगा? जैसे आज पाकिस्तान का एक खिलाड़ी रऊफ है ना, मोहम्मद रऊफ नहीं खेल पाया। क्यों? क्योंकि की कमर में क्रैम्प आ गया, मसल्स में क्या है, खिंचाव आ गया, है ना, यही हुआ ना उसके साथ में। क्यों? क्योंकि कल के मैच में उसने क्या है, कुछ ऐसा कर लिया होगा कि उसका प्रैक्टिस कर रहा होगा बारिश में भी कि भारत को हराना है, और आ गया कमर में क्रैम्प, अब हरा ले, बाहर बैठा हुआ है ना। तो बेटा यही चीज यहां पर बोली गई है कि अब जब इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा आ गए तो अब वो क्या है, फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जाने के लिए तैयार है। ओके, hence the benzene electrophile substitution, so all the ortho and para directing group except halogen are activating group। अब देखो यहां पर ये बात याद रखना, जितने भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेंगे बेटा, जितने भी यहां पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, खाली किसको छोड़कर बेटा, हेलोजन को छोड़कर सभी के सभी क्या रहेंगे बेटा, एक्टिवेशन ग्रुप रहेंगे। सभी के सभी क्या है बेटा, एक्टिवेशन ग्रुप है, जो कि बेंजीन को एक्टिवेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिल क्या और बेंजीन को फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए भेज रहे हैं। बस किसको छोड़कर बेटा, हेलोजेंस को छोड़कर। समझ में आई बात, यस और नो? यही चीज यहां पर बोली गई, एक्सेप्ट हेलोजन एक्टिवेटिंग ग्रुप, और सभी के सभी क्या है बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। चलिए आगे मूव करते हैं। थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन, orientation of derivative effect can be explained by studying all the possible resonance structure of the ortho complex form as the result the attack of the electrophile at ortho meta and para position of directing group of the substituent। जैसे यहाँ पर देखो प्लस आई इफेक्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा माइनस आई इफेक्ट भी आएगा, ये रहा माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट देखो हमारा क्या है बेटा, यानी कि जो हमारे क्या है देखो प्लस आई इफेक्ट में हमारा क्या, जो हमारा प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर क्या होगा,
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है या फिर बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है, बताना जरा, लास्ट सेमेस्टर में बताया था ये। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है, बेसिक को, बोलो जल्दी से। प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, बेसिक नेचर को, बोलो। उनका जिंदगी में न जाए चांद पे फ्लैग, आज की बात करते हैं। इसका बर्थडे चला गया 1.5 हफ्ते पहले तो। अरे भाई माइनस आई इफेक्ट तो एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर रहा था और प्लस आई इफेक्ट यार बेसिक नेचर को इंक्रीज कर रहा था, ये बात भी तुम लोगों को याद नहीं रही क्या? प्लस आई इफेक्ट बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही बात है, इतनी सी भी चीज याद नहीं रही। अब प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बेसिक नेचर को इंक्रीज करते हैं। यहां पर पढ़ भी लिया करो, लिखा है लेट अस स्टडी अ कॉम्प्लेक्सेस और द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन बाय अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन ऑफ टोल्विन। अब टोल्विन के ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर अटैक करा रहे हैं, देखो। अब बेटा अगर जो मैं यहां पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करूं, अब देखो मेटा पे पहले पोजीशन पर यहां पर रहेगा, देन ये टोल्विन CH3 यहां पर अटैच कर दो, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आ जाएगा रेजोनेंस में मूव करके, ये पॉजिटिव इधर, डबल बॉन्ड इधर, और ये इधर, और ये CH3, राइट। और यहां से हमारी ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिख करके हमारी नॉर्मल बेटा हमारी क्या बन जाएगी, टोल्विन बन जाएगी नॉर्मल वाली, ओके। ये इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर भी आप लोग CH3 को अटैच करके चाहे दिखा दो मेटा पोजीशन पर, ये हमारा क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। ऐसे आप लोग क्या है, ऑर्थो और पैरा के लिए ले सकते हो। ऑर्थो और पैरा में क्या होगा बेटा, यहां पर, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहां पर, और फिर नेक्स्ट स्टेप में यहां पर हमारा इस तरीके से रोटेशन होगा बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। मेन चीज आप लोगों को क्या थी, मेन चीज आप लोगों को बताने वाली ये थी, ये वाली, ये चीज मेन थी आप लोगों को बताने वाली। अब बताओ ये चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? यानी कि हम लोग अगर जो किसी सब्स्टिट्यूएंट के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, तो अब ये यहां से हमें ये पता लगा कि इन वाले कंपाउंड्स को हमें मेटा पोजीशन पर अटैच करना है और इनको हमें ऑर्थो और पैरा पर अटैच करना है। मेन चीज ये थी जो कि आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, और आई या नहीं आई ये भी बता दो फटाक से चैट सेशन में। अरे समझ में आया नहीं आया बेटा, सांप सूंघ जाएगा तुम लोगों को, हैं? क्या हुआ? चलिए अब आगे आ जाइए। अब हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में, जहां पर हम लोगों ने DDT, BSC, क्लोरामाइन और सैक्रिन के बारे में पढ़ा था। DDT क्या होता है बेटा, हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, दो बेंजीन रिंग लेटा करके बनाने का, दो बेंजीन रिंग लेटा करके बनाने का, इनके चौकीदार Cl को बनाने का, इनके माँ बाप हमारे क्या है, CH हैं, और मम्मी क्या है, CCl3 है। ये हमारा DDT का स्ट्रक्चर है, राइट। DDT का फॉर्मूला क्या था, C14H9Cl5, ओके। आप लोग इसमें काउंट भी कर सकते हो। DDT का IUPAC नेम क्या था बेटा, 22bis 4 क्लोरोफिनाइल 111 ट्राइक्लोरो इथेन, ओके। ये हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, हमारा कलरलेस ऑर्डरलेस रहता है,
ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आप लोगों को बताया था, दो क्लोरोबेंजीन आपस में रिएक्शन करती है क्लोरल के साथ में। ओके, इसके यूजेस बताए थे। बीएससी बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि C6H6Cl6, जिसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, Cl H Cl H Cl H Cl H Cl H Cl H। ओके, ये हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर है, जिसके बाद में मैंने आप लोगों को इसके अंदर आप इसकी प्रॉपर्टीज और इसका मेथड प्रिपरेशन बताया था कि बेंजीन हमारी इसके साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 के साथ में रिएक्शन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जहां से हमारा क्या बनता है बेटा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। उसके बाद हम लोगों ने सैक्रीन का स्ट्रक्चर बनाया था। सैक्रीन में हमारा क्या था, बेंजीन रिंग थी, और बेंजीन रिंग के साथ में हमारी एक और रिंग अटैच थी, राइट। अगर जो आप लोगों को नाम याद हो, इस प्रकार से हमारी ये रिंग बनी थी, जिसने कहा था रिंग रोंग रिंग रोंग रिंग। ठीक है, ये हमारा सैक्रीन था। सैक्रीन हमारा 300 टू 400 टाइम्स ज्यादा हमारा क्या रहता है, स्वीटर रहता है एज कंपेयर टू नॉर्मल शुगर, है ना। हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में शुगर के तौर पर हमारे सैक्रीन का यूज किया जाता है। सैक्रीन का फॉर्मूला हमारा क्या था, C7H5NO3S। ओके, इस स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बना करके दिखा दी। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा 3 स्टेप में था। हमारा किससे बेटा, टोलविन यानी कि मिथाइल बेंजीन से हम लोगों ने इसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया था। देन हमारा एक कंपाउंड बना, फिर दूसरा बना था, फिर लास्ट में हमारा ऑक्सीजन की एडिशन कराते हुए हम लोगों ने हमारे सैक्रीन का फॉर्मेशन किया था। ओके, और लास्ट में हमारा आ जाएगा क्लोरामाइन यानी कि क्या, NHH2Cl, है ना। और क्लोरामाइन हमारा किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, अमोनिया का यानी कि NH3 का। when the when the normal ammonia we remove one hydrogen atom and replace by one hydrogen atom is replaced by the chlorine, then the compound will be formed, that was क्लोरामाइन। ओके, क्लोरामाइन का हम लोगों ने सिंपल सा फॉर्मेशन देखा था, क्या, हमारी बेंजीन रिंग रिएक्शन कर रही थी किससे बेटा, हाइपोक्लोराइड के साथ, सॉरी, हमारी अमोनिया रिएक्शन कर रहा था हाइपोक्लोराइड के साथ में, यानी कि Na हाइपोक्लोराइड के साथ में, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में NaHCl, NaHCl था या NOCl था, NaHCl था, नहीं यार, NaOCl था ये। इसको एक बार कंफर्म करेंगे क्या, NaHCl था कि NaOCl था, वैसे में थोड़ा सा कंफ्यूज, हाइपो, अरे NaHCl ही तो था ना, फिर यहाँ से हमारा क्या बन रहा था, ना 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 ना, एक मिनट, NaOCl था भाई, NaOCl था पक्का, NaOCl था। ये Cl हमारा वहां पर जाकर के अटैच हो रहा था, यहाँ से NH2Cl बन रहा था, और हमारा क्या है, वहां से हाइड्रोजन आकर के NaOH हमारा रिमूव हो रहा था, हाँ NaO था, है ना, NaOCl था, NaOCl था, हाँ हाँ, देखा, मेरे याद आ गया। सॉरी बेटा, कभी कभी हमारे से हमारे दिमाग से भी फिसल जाते हैं। चलो, इसके बाद में हमने मेथड प्रिपरेशन देखा था, इसके यूजेस देखे थे। बेसिकली हम लोग इसको कहाँ पर यूज करे थे बेटा, हमारे स्विमिंग पूल्स के अंदर क्लीनिंग के लिए उनकी, और इसके साथ में हमारी पहली यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। पहली यूनिट का वन शॉट रिवीजन हम लोगों ने आप लोगों को करा दिया। कैसन लगा, जल्दी बोलो, कैसा लगा भाई। आर्टिफिशियल शुगर, बिल्कुल बेटा शिवम। सन नोट सनलाइट, सर यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, बेटा यूवी रेज और सनलाइट बेटा एक ही होती है, अगर जो आप लोग इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो यूवी रेज और सनलाइट एक ही होती है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके, अरे भाई भारत जीत गया यार, जीत गया क्या, ले चौथी विकेट भी गिरवा दी हमने खोलते के साथ ही, गया, ये भी गया, फकर जमान भी गया भैया, कुलदीप यादव ने बोल्ड कर दिया इसको, बताओ, बड़ी बुरी तरीके से हारेगा आज पाकिस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।
हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो, शायरी हो जाए एक। चलो ये सुनो, बहुत भयानक है, बहुत तगड़े वाली सुनाऊंगा आज। वो बोलते हैं ना कि जिंदगी में पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बेटा सुबह की क्लास मेरे को, बेटा सुबह क्लास हुई थी, सुबह क्लास हुई थी इंजीनियरिंग की। चलो, एक चीज, सबसे पहली चीज तो भाई ये, आप लोगों का थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज होने को आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये कि हमने यूट्यूब पर पोलिंग कराई थी कि थर्ड सेम की भी लाइव क्लास यूट्यूब पर हो या ना हो। क्या आप लोगों का ये मत है कि मेरी क्लास यूट्यूब पर भी होनी चाहिए? यस और नो, पहले ये बताओ। हाँ वो भी बताऊंगा, शिकायत मेरे याद है। पहले ये बताओ कि क्या आप लोग चाहते हो कि हमारी क्लास यूट्यूब पर भी हो? अरे मैं पूछ लूंगा यार मैडम से भाई। नहीं होनी चाहिए, नो। नो। अच्छा, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो आने चाहिए मेरे, नहीं आने चाहिए? हाँ, नो है, नहीं है, मुझे पता तुम लोगों ने वोट नहीं किया पोलिंग में, पता है मुझे। हाँ ठीक है, अरे प्रभु बस, कितने तीर मारोगे दिल पे। शॉर्ट वीडियो आने चाहिए, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के आ रहे हैं, है ना। चलो, पर देखो शॉर्ट वीडियो तुम्हारे है ना, मैं तब तो ला सकता हूँ अगर मैं अभी एक हफ्ते शॉर्ट वीडियो डालता हूँ। ये शॉर्ट वीडियो के लिए भी नो बोल रहा है। अब बताओ कैसे किया जाए। शॉर्ट वीडियो में एक वीक डालता हूँ लगातार, और देखता तुम लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है ना। शॉर्ट वीडियो में एक वीक डालूंगा लगातार अब। ओके। और देखते हैं आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, फिर उसके बाद में उसको कंटिन्यू करें। ठीक है जी। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अब से हर संडे रात को 9 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव आया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों का जो वीकली टेस्ट होता है, इस वीक जो हुआ सो हुआ, इस वीक का भूल जाओ, इस वीक समझो वीकली टेस्ट हुआ ही नहीं। आप लोगों का अगले वीक जो भी वीकली टेस्ट होगा, उस वीकली टेस्ट को मंडे की क्लास में टीचर लाइव क्लास में भी सोल्व कराया करेंगे। ये एक नई नई चीज मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड कराई है, ताकि कि आप लोगों को वीकली टेस्ट का भी सॉल्यूशन लाइव क्लासेस में मिल जाए। अब से कुछ दिन पहले मैंने इस चीज के लिए पोलिंग कराया था आपके ग्रुप में, और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने लाइव क्लास को सिलेक्ट किया था कि सर लाइव क्लास के थ्रू हमारी वीकली टेस्ट सोल्व होना चाहिए, ना कि रिकॉर्डेड की फॉर्म में। तो डेट्स वाई ये चीज आप लोगों के मैंने सोची थी, और मैं पिछले सेशन में भी सोचा था, बट इस बार मैं इस चीज पर अमल करूंगा कि लाइव क्लास में पहले आपका वीकली टेस्ट सोल्व कराया जाएगा, आफ्टर डेट आपके आगे का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ओके। बेटा इंस्टा नहीं चलाते तो चलाने लग भाई, देखो यार ये सारी चीजें देखो, इंस्टाग्राम पे होता क्या है ना कि हम लोग आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम पे हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब फेस टू फेस भी बातें हो सकती है, समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चला लो, अकाउंट प्राइवेट कर लेना, ठीक है। सर इनका बस चले तो आपको किसी और की क्लास पढ़ाने भी नहीं। अच्छा बेटा, इस संडे मैं करियर गाइडेंस के रिलेटेड मैं एक सेशन ले आऊंगा पक्का। ठीक है, इस संडे। अब तुम लोगों की शिकायत मुझे ये मिली है निकिता मैम की साइड से, अब ध्यान से सुनो सभी के सभी बच्चे। मैंने निकिता मैम से बात की थी कि मैम बच्चों को इंजीनियरिंग समझ में नहीं आ रही, क्या हो रहा है।
तो निकिता मैम ने बोला कि सर मैं टॉपिक जैसे कंप्लीट करती हूँ, आफ्टर दैट जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि क्या आप लोगों को टॉपिक समझ में आया, तो वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। ना ये बोलते हैं कि समझ में आया, ना ये बोलते हैं कि मैम समझ में नहीं आया। तो मैं फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ। तो उनकी भी बात सही है भाई कि आप लोग बोलते क्यों नहीं हो उनकी क्लास में। क्या ये बात सत्य है या नहीं है, जल्दी बोलो। बेटा मैं सच्ची में, मेरे दिमाग में सारी चीजें हैं, अभी थोड़ा सा मैं पहले सिस्टमेटिक वे से सारी चीजें रख लूं, फिर एडिशनल चीजों को लेकर के आऊंगा। मेरे दिमाग में है, ठीक है। एक क्लास में दो प्रैक्टिकल भी समझा दूंगा आराम से, उसकी टेंशन मत लो तुम लोग। बेटा वो थोड़े बहुत हो सकते हैं, अब देखो वो तो प्रिंटिंग की का वो हो गई ना, अब हजारों सेट एक साथ निकलते हैं, अब बताओ उसमें क्या कर सकते हैं। पूरी तरह सच नहीं है। ओ भाई, ओ भाई आधा अधूरा सच मत बताओ। तुम लोग मेरे ऊपर टांग देते हो, फिर मैं टीचर को कुछ बोलता, टीचर बोलता सर ये हो गया बच्चों की तरफ से गलती, अब मैं क्या करूं। अरे तो अगर जो टॉपिक समझ में नहीं आता तो वो तो बोला करो ना, कि मैम ये समझ में नहीं आया, दूसरे तरीके से बताओ, ऐसा बोल दिया करो, सीधा बात खत्म। बोल दो। मैम तो मना कर रही थी कि सर कुछ भी नहीं बोलते थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे तो। सच्ची में, अपने सिर की कसम, मैम ने ऐसे ही बोला कि तुम लोग कुछ भी नहीं बोलते क्लास में। सर मैम की कोई गलती नहीं, हम लोगों की कम समझ में आता नहीं बेटा। तुम लोगों की कम समझ में आता तो फिर तो मेरा मेरा भी नहीं आना चाहिए तुम लोगों को समझ में, मेरा भी तो आ जाता ना सबके समझ में। या मेरा भी नहीं आता। चलो, अब मैम अगर जो पूछा करे कि बेटा समझ में नहीं आया, आया नहीं आया, जैसे मेरी क्लास में धड़ल्ले से बोलते तो सर एक बार और, सर एक बार और, सर एक बार और, तो भैया मैम की क्लास में भी बोल लिया करो, ठीक है। और फिजिकल में कोई दिक्कत हो रही है किसी को, फिजिकल तो समझ में आ रही होगी ना अच्छे से। पहले तो तू अभी अपना नाम अदिति से बदल कर आदित्य कर, ठीक है। इस बंदे ने अपना ट्रू कॉलर पे भी नाम अदिति लिखा है, बताओ क्या क्या बात रह गई, अब क्या इज्जत रह गई है। ये वही लोग हैं जो लड़की बने बैठे रहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे। ये वही लोग हैं, ध्यान से देखो इन बच्चों को। इसको पार्सल भी अदिति के नाम से ही निकला इधर से, बताओ। मैंने इसको फिर कॉल किया, मतलब मैसेज भी किया था कि पार्सल चला गया क्या, कि मैं कभी इसके घर वालों को फोन किया जाए, हेलो अदिति है, वो बोले नहीं ये कोई अदिति तो है ही नहीं इधर। और फिर पार्सल रिटर्न आ जाएगा, फिर मेरे गले पे गले कि सर हमारे पार्सल में। चलो कोई बात नहीं, मैम से बोलना, अगर जो फिर भी प्रॉब्लम ना सोल्व हो फिर हमें बोलना, ठीक है जी। अच्छा ऑर्गेनिक तो समझ में आ रही है, ऑर्गेनिक तो समझ में आ रही है। अच्छा फिजिकल में टॉप करोगे, वाह। ये आदित्य है। ऑर्गेनिक तो समझ में आ रही है, या फिर वो भी सिर के ऊपर से जा रही है। ये बहुत सारे बच्चे या फिर ऐसा सोचते हो कि इंजीनियरिंग का तो सर को बता दिया, अब ऑर्गेनिक का किसे पता है। अरे मुझे नंबर और अपना आईडी और पासवर्ड दे देना व्हाट्सएप पे, अभी मैं चेंज करवा दूंगा, ठीक है।
और गए ये तो बेवफा, ये शुभम तो बेवफा आशिक निकला रे। अभी ये फिजिकल में टॉप कर रहा था, अब इसकी ऑर्गेनिक जान हो गई, ये तो बेवफा निकला भैया, देख लो बेवफा भी हमारी क्लास में आ गए। फिजिकल के साथ कर दी बेवफाई, अब ऑर्गेनिक के साथ नहीं भाई तूने। ऑर्गेनिक जान है पर टॉप फिजिकल में करेगा। चलो कोई बात नहीं। चलो ये तो जोक की बात है, चलो चलती रहेगी। सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज बेटा ये है कि आप लोग कल, अभी एक बच्चे का मेरे पास में आयुब से कॉल आया था। उस बच्चे की बिल्कुल सही बात थी कि सर जैसे हम लोग 12th में नीट के साथ साथ अपने सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन करते थे, वो तो आप लोग ऐसा कुछ भी क्यों नहीं कराते हो। तो बेटा मेरा, मैं आप लोग को एक भी चीज क्लियरली बोलना चाहूंगा कि आपको जितना डीपली मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक पढ़ाया है, अगर जो आप लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए, याद रखना मेरी चीजों को, अगर जो आप लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जीपैट में बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे। मैं इतने बेसिक से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। ठीक है। अब आप लोगों को पिछले सेमेस्टर का याद ना रहे और फिर आगे जाकर के आप उस चीज को रो, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अभी इसी सेमेस्टर में ले लो, एक दो बच्चे के अलावा और कोई आंसर नहीं करता है ना। एचएपी में बबीता मैम आपको जितना डीप हो सकता है उतना डीप पढ़ा रही हैं। ओके। इंजीनियरिंग में क्योंकि ये थर्ड सेमेस्टर तक वो सब्जेक्ट है बेटा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को छोड़ करके, जो कि एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन जीपैट में आते हैं, है ना। एक एक दो दो नंबर के नहीं, सॉरी, एक एक दो दो क्वेश्चन जिन सब्जेक्ट में से आते हैं आपके जीपैट में। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिलेंगे जीपैट में, जहां पर आपकी नेम रिएक्शन आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए, जैसे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपकी आपका एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, ओजेनोलाइसिस, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, पार्किंसन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये रिएक्शंस आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए, इनका मैकेनिज्म आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। तभी मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म भी बताया, सारी चीजें डीपली क्लियर की है। राइट। ऐसे इस बार भी मैंने आपको फिडलक्राफ्ट एकाइलेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, हेलोजिनेशन, है ना, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, कंप्लीटली मैकेनिज्म बताया है। अब इससे अलावा कुछ मैकेनिज्म होता ही नहीं है, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। ओके। चलिए। आदर्श सिंह, सर मेरे नोट्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए बेटा। देखो जिस जिस बच्चे ने नोट्स ऑर्डर किए थे, मैक्सिमम बच्चों के नोट्स यहाँ से 28 और 1 तारीख को लिख लें तो आपके नोट्स आ जाएंगे। और जिस बच्चे ने 30 तारीख के बाद नोट्स ऑर्डर किए उसके नोट्स कल यहाँ से लिख लेंगे, क्योंकि कि स्टॉक आते के साथ ही खत्म हो जा रहा है, इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है ना। एक्सेप्टेशन से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो डेट्स वाई। तो कल आप लोगों के नोट्स यहाँ से लिख लेंगे जिसने 31 तारीख के बाद में ज्वाइन किया। ओके। और जिसने पहले से ज्वाइन किया हुआ था उसके 28 अगस्त और 1 सितंबर को यहाँ से नोट्स लिख लेंगे। चलो अब ध्यान से सुनना इस शायरी को, क्योंकि कि ध्यान से सुनना बेटा एक चीज कि लोग बाग बोलते हैं ना कि अपना जो वजूद है वो बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है ना। और एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, औकात, यानी कि तो आपका का आप कैसे हो, आपका कैरेक्टर क्या है, आपके पैसे अब उस चीज को जज करते हैं, है ना, कि आप किस लेवल पर आप बैठ सकते हो, बड़े लोगों के साथ बैठ सकते हो या फिर आपको कहीं पर भी सीट नहीं मिलेगी। ओके। तो उसके लिए बोला गया है, और जो मोहब्बत करना चाहते हो वो ध्यान से सुनना, कि आजकल औकात देखकर की जाती है मोहब्बत भी, कि आजकल औकात देखकर की जाती है मोहब्बत भी, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम पसंद हो उन्हें। तो बेटा आपका नेचर कोई मायने नहीं रखता, आपका लेवल क्या है, आप कॉलेज में किस बाइक से जाते हो, किस कार से जाते हो, कैसे जाते हो, वो मायने रखता है आजकल के प्यार के लिए। तो इसी वजह से बोला कि औकात देखकर की जाती है मोहब्बत भी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पसंद हो उन्हें। तो तुम कोई पसंद वसंद नहीं हो, तुम्हारी औकात से ज्यादा जिस दिन उन्हें कोई मिल जाएगा ना, उस दिन उनके हो जाएंगे वो। तो प्यार के चक्कर में मत पड़ना, ऐसी बहुत तितलियां आएंगी, अपने करियर बनाओ तो ये तितलियां दूर उड़ जाएंगी। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में आज के अपने इस सेशन को करते हैं ऑफ। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में with new unit. ओके। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों के टाइम टेबल में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, तो न्यू टाइम टेबल आपको आपके ग्रुप में आज रात को मिल जाएगा।
माइक्रो की मैंने पीडीएफ अपलोड करा दी है, जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय बेटा।